नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम और मैं हूं आपकी एजुकेटर। यहाँ हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी ट्रिक्स के साथ समझते हैं। और आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, पार्ट 1, 2 और 3 यानी आर्टिकल 1 से 35 तक। इन्हें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक समझेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक इतना जरूरी है कि आप कोई भी एग्जाम उठा लें, यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, यहाँ तक कि पीसीएस तक। ये हर एग्जाम की जान है। पॉलिटी की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं इसे। प्रीलिम्स में तो सीधे सीधे आर्टिकल नंबर पूछ लेते हैं और वनडे एग्जाम्स में तो ये फेवरेट सेक्शन है ही। अगर इस एक क्लास को सही से समझ लिया तो मानकर चलिए कि एग्जाम में 2 से 3 सवाल पक्के हो जाते हैं और गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ 2 बातें पकड़नी है। पहली तो ये कि देश के 2 नाम ऑफिशियली दिए गए हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी जो सबसे जरूरी है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शब्द। हाँ, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का ऑप्शन जरूर दिया जाता है। बिल्कुल, और याद रखिएगा भारत यूनियन है, फेडरेशन नहीं। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब ये फर्क इतना बड़ा है क्या? बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, फेडरेशन जैसे अमेरिका, वो एक समझौते का नतीजा होता है। मतलब राज्य मिलकर देश बनाते हैं? जी, और उन्हें सैद्धांतिक रूप से अलग होने का अधिकार भी हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राज्य किसी समझौते से नहीं जुड़े हैं। सही बात, कोई भी राज्य अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। बिल्कुल। इसका मतलब है कि संसद राज्यों को तोड़ जोड़ सकती है, उनके नाम, सीमाएं बदल सकती हैं, मतलब राज्य विनाशी हैं। लेकिन देश यानी संघ वो अविनाशी है, वो हमेशा एक रहेगा। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ एक पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल 2 और 3 का अंतर। जी, इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। आर्टिकल 2 का संबंध है बाहर से। बाहर से मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसे भारत में शामिल करना, जैसे सिक्किम का विलय हुआ था। अच्छा, तो वो आर्टिकल 2 के तहत हुआ था। जी, जबकि आर्टिकल 3 का संबंध है अंदर से, यानी जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा है उनमें फेरबदल करना। एग्जैक्टली। किसी राज्य का एरिया बदलना, बाउंड्री बदलना, नाम बदलना, या एक राज्य से 2 बनाना, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। हाँ, और एग्जाम ट्रिक ये है कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। राज्य की सलाह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने देश की बाउंड्रीज तय कर दी। अब जब घर तैयार हो गया तो इसमें रहेगा कौन? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से हम पार्ट 2 में एंटर करते हैं नागरिकता या सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो इस पार्ट में क्या सारे आर्टिकल्स रटने की जरूरत? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम के लिए बस 2-3 पॉइंट सबसे जरूरी हैं। कौन कौन से? पहला है आर्टिकल 9। ये कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। जी, और यहीं से भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, अपने राज्य के नहीं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 11। ये संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की पूरी पावर देता है। अच्छा, तो ये पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 से मिलती है? हाँ, और इसी पावर का इस्तेमाल करके संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था, जिसमें समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। तो अब हमने भारत का क्षेत्र समझ लिया और ये भी कि कौन इसका नागरिक है। लेकिन एक नागरिक होने का असल मतलब क्या है? हमें इस देश में क्या गारंटियां मिलती हैं? और यहीं से संविधान का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे उसका दिल और आत्मा कहते हैं। पार्ट 3 हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक। अगली स्लाइड पर देखिए, फंडामेंटल राइट्स को जस्टिशिएबल कहा जाता है। इसका मतलब है न्यायोचित, यानी अगर सरकार आपके इन अधिकारों को छीनती है तो आप चुप नहीं बैठेंगे। आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे अधिकार का हनन हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। चलिए अब इन अधिकारों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत होती है आर्टिकल 12 और 13 से। ये एक तरह से फंडामेंटल राइट्स के गेटकीपर हैं। आर्टिकल 12 राज्य यानी स्टेट की परिभाषा बताता है। और यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ यूपी बिहार नहीं है। संविधान की नजर में भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें
नगर पालिका, पंचायत, LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां। ये सब स्टेट हैं। जी, क्योंकि यही वो बॉडीज हैं जो आपके अधिकारों को छीन सकती हैं। और आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 तो इन अधिकारों का बॉडीगार्ड है। ये कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम करे या छीने। और अगर बना दिया तो वो कानून उस हद तक वॉइड यानी शून्य हो जाएगा। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। ठीक है, अब आते हैं असल अधिकारों पर। इन्हें 6 कैटेगरीज में बांटा गया है ना? जी, पहली कैटेगरी है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका। यहीं पर एक सवाल आता है, अगर सब बराबर हैं तो फिर रिजर्वेशन क्यों है? अच्छा पॉइंट है। देखिए, रिजर्वेशन को समानता का उल्लंघन नहीं माना जाता। वो एक अपवाद है। हाँ, संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) खुद स्टेट को ये पावर देते हैं कि वो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है ताकि वो भी बराबरी पर आ सकें। ठीक है, और इसी में आर्टिकल 17 और 18 भी हैं। जी, वो सामाजिक समानता की बात करते हैं। 17 छुआछूत का अंत, जो एक एब्सोल्यूट राइट है, इसका कोई अपवाद नहीं। और 18 उपाधियों का अंत, मतलब अब कोई राजा महाराजा नहीं लगा सकता। हाँ, बस सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियां जैसे मेजर या डॉक्टर दी जा सकती हैं। समानता के बाद आता है सबसे चर्चित अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 तक। और आर्टिकल 19 तो जैसे आजादियों का एक गुलदस्ता है। इसमें 6 तरह की आजादी है, बोलने की, सभा करने की, संघ बनाने की, घूमने की, बसने की और कोई भी व्यापार करने की। इसके बाद है आर्टिकल 20 जो दोषी सिद्धि से संरक्षण देता है। इसके 3 पिलर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब जिस समय अपराध किया उसी समय का कानून लगेगा। दूसरा, नो डबल जेपरडी, एक अपराध की एक ही सजा। और तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी, ये आपका चुप रहने का अधिकार एक तरह से। और अब आते हैं आर्टिकल 21 पर, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये संविधान का शायद सबसे बड़ा आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान से जीना है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, ये सब इसी में शामिल है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाता है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल। हाँ, आर्टिकल 14, 19 और 21। इन्हें गोल्डन ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कैसे? सोचिए, आर्टिकल 19 आपको बोलने की आजादी देता है, पर अगर सरकार आपके साथ भेदभाव कर सकती है, जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, या आपको बिना वजह गिरफ्तार कर सकती है, जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, तो क्या आपकी बोलने की आजादी का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तीनों मिलकर ही लोकतंत्र की नींव मजबूत करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में आखिरी है आर्टिकल 22 जो गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। इसमें साधारण कानून में 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी और वकील का अधिकार है। जी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें शक के आधार पर 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगली कैटेगरी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, 23 और 24। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, जिसे बेगार कहते हैं, उस पर रोक लगाता है। और 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कामों में मजदूरी करवाने पर रोक लगाता है। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की आजादी देता है। जी, सिखों का कृपाण रखना इसी के तहत आता है। फिर 26 धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट का अधिकार देता है। 27 कहता है कि धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा के अधिकार पर, आर्टिकल 29 और 30। ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है ना? हाँ, पर यहाँ एक बहुत बारीक सा फर्क है जिसपे एग्जाम में सवाल फंसता है। वो क्या है? आर्टिकल 29 कहता है नागरिकों का कोई भी वर्ग, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचा सकता है। इसका दायरा बड़ा है। मतलब इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों आ सकते हैं? जी, जबकि आर्टिकल 30 केवल अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज ओनली, को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
खोलने और चलाने का अधिकार देता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और अब हम आते हैं उस अधिकार पर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ऐसा क्यों कहा? सोचिए, अगर आपको सारे अधिकार दे दिए जाएं पर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आर्टिकल 32 ही वो गारंटी है। इसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। जी, जैसे एक है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये आदेश देता है। ठीक है। और पार्ट 3 के आखिर में है आर्टिकल 33, 34 और 35। ये कुछ स्पेशल पावर्स हैं। आर्टिकल 33 संसद को आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने की शक्ति देता है, अनुशासन बनाए रखने के लिए। जी। 34 मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर रोक की बात करता है। और 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं। बिल्कुल, ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये थी हमारी डिटेल्ड चर्चा। पर एक कंफ्यूजन जो हमेशा रहता है कि कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं और कौन से विदेशियों को भी। हाँ, इस पर डायरेक्ट सवाल आता है। तो अगली स्लाइड पर देखिए, इसकी एक सिंपल ट्रिक है। बस ये 5 आर्टिकल्स याद कर लीजिए, 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। जी, ये अधिकार केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। इनके अलावा बाकी अधिकार जैसे आर्टिकल 14 या 21 वो नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। चलिए, क्लास खत्म करने से पहले एक बार 2 मिनट में सब कुछ क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। हमने पार्ट 1 में देखा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। पार्ट 2 में नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट 3 में 6 तरह के मौलिक अधिकार, समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29 से 30, और इन सब का रक्षक संवैधानिक उपचार 32। और हाँ, संपत्ति का अधिकार जो पहले आर्टिकल 31 में था, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। जी, वो अब आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी प्लस कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू सिलेक्शन। हर आर्टिकल को रटने के बजाय समझकर पढ़ना ही पॉलिटी में आपका स्कोर बढ़ाएगा। अगर आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल टारगेट विद एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ट्रिक बेस्ड और एग्जाम फोकस्ड टॉपिक्स आने वाले हैं। और कमेंट में लिख के बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। हमने पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। सोचिए, अगर हमारे संविधान में सारे अधिकार दे दिए जाते पर आर्टिकल 32 ना होता तो हमारे अधिकारों की कीमत क्या होती? वो सिर्फ कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द बनकर रह जाते। इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।